स्वागत करते हैं हम सभी का कृष्णा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज आपके सामने हम विश्व के भूगोल के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, तो आइए उनको बारी बारी से देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, महासागरीय धाराएं कितने प्रकार की होती हैं? क्या कह रहा है? महासागरीय धाराएं कितने प्रकार की होती हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 प्रकार की। कौन सी धाराएं? गर्म जल धाराएं और ठंडी जल धाराएं। कौन सी धाराएं? गर्म जल धाराएं और ठंडी जल धाराएं। और इनको समझते हैं दोस्तों। ग्लोब पर भूमध्य रेखा, जो जलधाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर प्रवाहित होती हैं, जो जलधाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर प्रवाहित होती हैं उन्हें गर्म जलधाराएं कहते हैं, और जो जलधाराएं ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती हैं उन्हें ठंडी जलधाराएं कहते हैं। तो इस प्रकार से ग्लोब पर अर्थात पृथ्वी पर 2 प्रकार की जलधाराएं समुद्र में चलती हैं, गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम धारा कहाँ से उत्पन्न होती है? बहुत प्रमुख क्वेश्चन है दोस्तों। गल्फ स्ट्रीम जलधारा कहाँ से उत्पन्न होती है? तो ये जलधारा उत्पन्न होती है मैक्सिको की खाड़ी में। कहाँ पर उत्पन्न होती है? मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होती है, और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधारा है। किसकी? उत्तरी अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधारा है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के तटों के समानांतर प्रवाहित होते हुए इसका जो है बहाव यूरोप महाद्वीप की ओर होता है, और ये जो है सबसे तीव्र प्रवाहित होने वाली जलधारा, सभी जलधाराओं में सबसे तेज प्रवाहित होने वाली जलधारा है। जो किस प्रकार की जलधारा है? एक गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है? एक गर्म जलधारा है। इसी जलधारा के प्रभाव के कारण ही यूरोप महाद्वीप के देशों में शीत ऋतु में जो है समुद्र का तटीय क्षेत्र या समुद्री क्षेत्र जम नहीं पाता है, अर्थात जो छोटे छोटे सागरीय क्षेत्र हैं वो जम नहीं पाते हैं, क्योंकि इस जलधारा की गर्मी के कारण ऐसा होता है। इसलिए इस जलधारा को क्या कहा जाता है? यूरोप महाद्वीप का गर्म कंबल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरोप महाद्वीप का गर्म कंबल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसी जलधारा है? यह एक गर्म जलधारा है। कहाँ प्रवाहित होती है दोस्तों? ये प्रवाहित होती है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों है कि ज्वार भाटा किसकी आकर्षण शक्तियों के कारण आता है? क्या पूछ रहा है दोस्तों? ज्वार भाटा किसकी आकर्षण शक्तियों के कारण आता है? तो इसका आंसर क्या होगा? सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण। किसके कारण दोस्तों? सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण ज्वार भाटा पृथ्वी पर आता है। ठीक है, ज्वार का मतलब समुद्र में लहरों का उठना और भाटा का मतलब समुद्र में लहरों का बैठना होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्यूराइल कैसी जलधारा है? दोस्तों क्यूराइल कैसी जलधारा है, इसके बारे में आपको देखना है। देखिए दोस्तों, ये जलधारा पहले प्रवाहित कहाँ होती है? तो प्रशांत महासागर में, और प्रशांत महासागर के किस हिस्से पर? उत्तरी प्रशांत महासागर में। ठीक है, उत्तरी प्रशांत महासागर में बहने वाली यह एक ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है? यह एक ठंडी जलधारा है। तो क्यूराइल की जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली एक ठंडी जलधारा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका नामांकन किसके माध्यम से किया गया है? तो इसका नामांकन जो है रूस और जापान के बीच में विवादित द्वीपों का संग्रह, जिन्हें क्यूराइल द्वीप कहते हैं, उन्हीं द्वीपों के नाम पर इस जलधारा का नाम क्यूराइल जलधारा पड़ता है। और इसी के विपरीत जो जलधारा प्रवाहित होती है उसे क्यूरोसियो की जलधारा कहते हैं। वो भी जो है उत्तरी प्रशांत महासागर की ही एक जलधारा है। क्यूरोसियो की जलधारा एक गर्म जलधारा है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीवमंडल किसे कहते हैं? जीवमंडल। ठीक है, जीवमंडल किसे कहते हैं? तो जीवमंडल का मतलब स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल में व्याप्त सभी जीवित प्राणियों को, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल में व्याप्त सभी जीवित प्राणियों के समूह को क्या कहा जाता है? जीवमंडल कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला है,
पर्यावरण की समग्रता से क्या तात्पर्य है? तो पर्यावरण की समग्रता से तात्पर्य है भूमि, जल, वायु एवं जीव। भूमि, जल, वायु एवं जीव को संयुक्त रूप से पर्यावरण के अंतर्गत डिफाइन करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, टैगा के प्रमुख लक्षण क्या है? पहले इसको समझते हैं। टैगा प्रदेश के प्रमुख लक्षण क्या है? तो पहले ये देखते हैं उपध्रुवीय क्षेत्र में। कहाँ पर? उपध्रुवीय क्षेत्र में, अर्थात ध्रुव से नीचे वाले हिस्से को के क्षेत्र के बारे में आपसे पूछता है, जिसे टैगा प्रदेश कहते हैं। तो पहले दोस्तों देखिए, यह एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में टुंड्रा और मध्य अक्षांश घास स्थल के मध्य स्थित है। बिल्कुल सही, क्योंकि 3 महाद्वीप ऐसे महाद्वीप हैं उत्तरी गोलार्ध में जिनका विस्तार ध्रुवीय क्षेत्र तक है। ठीक है, एक तो आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो गया, दूसरा आपका यूरोप महाद्वीप हो गया और तीसरा एशिया महाद्वीप हो गया। एशिया महाद्वीप का साइबेरिया क्षेत्र जो है ये जो है ध्रुवों तक विस्तारित है, मतलब ठीक है। तो इसलिए यह एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में टुंड्रा और मध्य अक्षांश घास स्थल के मध्य स्थित है। तो पहला ऑप्शन तो इसका सही है। दूसरा क्या है? इस क्षेत्र में छोटी अवधि वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। बिल्कुल सही, क्योंकि जाहिर सी बात है इस क्षेत्र में जो है सूर्य के प्रकाश की किरणें जो है तिरछी ही पड़ पाती हैं और ऊपरी हिस्से में होने के कारण ये ज़्यादा सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने में संभव नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पर शीत ऋतु लंबी और ग्रीष्म ऋतु छोटी होती है। तीसरा ऑप्शन क्या है? इस क्षेत्र में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों हैं, इस क्षेत्र में शंकुधारी वन पाए जाते हैं, अर्थात उनकी ऊपरी आकृति कैसी होती है? शंकुनुमा होती है। कैसी होती है? शंकुनुमा होती है। ऐसी आकृति इसलिए बन जाती है क्योंकि इस क्षेत्र में बर्फबारी ज़्यादा होती है, तो पेड़ की आकृति शंकुधारी होने के कारण इन पर जो है बर्फ नहीं जम पाती है, जिसके कारण जो है ये ठंडियों में अपने आप को क्या कर सकते हैं? सुरक्षित कर रख सकते हैं। अन्यथा अगर ये शंकुनुमा आकृति के ना हो तो बर्फ इन पर जम जाएगी, जिसके कारण इनकी पत्तियां खराब हो जाएंगी और फिर ये अपना भोजन का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो ये भी इसके लिए सही उत्तर है। और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त सभी, क्योंकि टुंड्रा के बारे में ये सभी कथन सही बताए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वनोन्मूलन अर्थात वन का उन्मूलन, वनोन्मूलन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अर्थात अगर आप वनों को काटोगे तो इससे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना है। तो बाढ़ में वृद्धि, बिल्कुल सही है, बाढ़ में वृद्धि होगी, बाढ़ों में तो वृद्धि होगी। मृदा अपरदन में वृद्धि, जाहिर सी बात है अगर वृक्ष कटेंगे तो मृदा अपरदन में वृद्धि होगी। तीसरा, नहरों में गाद में वृद्धि, जाहिर सी बात है मृदा अपरदन होगा तो मृदा जब बहकर नहरों में पहुंचेगी तो उसमें गाद में वृद्धि होगी। तो इसलिए वनोन्मूलन के ये सभी के सभी कारण जिम्मेदार होंगे। अगर अर्थात आप वन को काटोगे तो ये सभी कारण आपके सामने, अर्थात ये सभी प्राकृतिक कारण आपके सामने दिखाई देंगे। इसलिए इसके सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी संतुलन कैसे बनाए रखा जा सकता है? अर्थात पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? तो देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? मृदा अपरदन को नियंत्रित करके। बिल्कुल सही, अगर मृदा अपरदन को नियंत्रित नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है मृदा का प्रवाह होगा, जिससे वहां का पारिस्थितिकी संरचना क्या होगी? परिवर्तित होगी। वन उन्मूलन में वृद्धि करके, बिल्कुल गलत, वन उन्मूलन में वृद्धि नहीं, वन उन्मूलन में कमी लाना चाहिए। अर्थात जो है पारिस्थितिकी संतुलन बनाने के लिए वन उन्मूलन में क्या करना चाहिए? कमी करना चाहिए। तो इसलिए दूसरा कथन गलत है। तीसरा, जनसंख्या में वृद्धि करके, बिल्कुल गलत है। जनसंख्या में वृद्धि करेंगे तो क्या होगा? नए कृषि क्षेत्र की मांग बढ़ेगी, और जब नए कृषि क्षेत्र की मांग बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे? वन को काट करके कृषि क्षेत्र प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मृदा अपरदन को नियंत्रित करके। तो 8-9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर मृदा अपरदन को रोक करके पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पृथ्वी पर वर्तमान में कितने महाद्वीप हैं? दोस्तों
पृथ्वी पर वर्तमान में महाद्वीपों की संख्या अब 8 हो गई है। आपको पता हो कि पिछले वर्ष जीलैंडिया नामक 8वां महाद्वीप क्या किया गया, खोजा गया है। ठीक है, मगर अभी आपकी बुकों में जो महाद्वीपों की संख्या दिखाई जा रही है वो 7 ही दिखाई जा रही है, इसलिए ज़्यादातर बुकों में आप 7 महाद्वीपों के बारे में ही पढ़ते हैं, क्योंकि जीलैंडिया नामक 8वां महाद्वीप हाल ही में क्या किया गया, खोजा गया है। इसलिए आप अभी तक 7 महाद्वीपों के बारे में पढ़ते हैं, उनके नाम आप जान लीजिए। सबसे पहले नंबर पर एशिया महाद्वीप, उसके बाद आपका अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के बाद फिर कौन सा आएगा आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और उसके बाद दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, उसके बाद अंटार्कटिका महाद्वीप, उसके बाद यूरोप महाद्वीप, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ये 7 महाद्वीपों के बारे में आप पढ़ते हैं, मगर 8वां महाद्वीप कौन सा खोजा गया है, जीलैंडिया खोजा गया है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है, इसके बारे में देखते हैं। कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है? तो वर्तमान की स्थिति के अनुसार देखा जाए तो कुल 7 महाद्वीप के बारे में आप लोग जानते हैं, क्योंकि 8वां महाद्वीप हाल ही में खोजा गया है और उसके अभी तक पूरे जो हैं डेटा अभी अवेलेबल नहीं हो पाए हैं, तो इसलिए अब इनके बारे में देखते हैं कौन सा सबसे छोटा महाद्वीप है। तो अगर क्रम में लगाएं तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के बाद दूसरे नंबर पर अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के बाद तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बाद चौथे नंबर पर जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बाद 5वें नंबर पर अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप के बाद 6ठे नंबर पर कौन सा, यूरोप महाद्वीप, और 7वें नंबर पर कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो उपयुक्त जो ऑप्शन दिए हैं उसमें 7वें नंबर पर कौन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसलिए सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो गया दोस्तों, सबसे छोटा महाद्वीप हो गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संसार की सबसे ऊंची चोटी, संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस महाद्वीप में स्थित है, इसके बारे में। तो संसार की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है, एशिया महाद्वीप में। क्यों, क्योंकि ये कहाँ पड़ती है, माउंट एवरेस्ट जो पड़ती है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है, हिमालय पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। और हिमालय पर्वत श्रृंखला कैसी पर्वत श्रृंखला है, एक नवीन मोड़दार पर्वत हैं। कैसे पर्वत हैं, नवीन मोड़दार पर्वत हैं, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से ये निर्मित हुई है। ठीक है ना। तो आपको ये बता दें कि जो क्या करें हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत में ही विश्व की 10 सर्वोच्च सबसे ऊंची पर्वत चोटियां स्थित हैं। तो हिमालय में ही विश्व की सर्वोच्च 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियां स्थित हैं। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी कहाँ पड़ेगी, आपकी एशिया महाद्वीप में। और ये किस देश में स्थित है, तो ये है नेपाल देश में। किस देश में पड़ती है, नेपाल देश में पड़ती है। और नेपाल देश में इसे क्या कहा जाता है, सागर माथा के नाम से इसे जाना जाता है। तो नेपाल देश में इसका नाम सागर माथा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है संसार की छत, तिब्बत का पठार एवं दक्कन का पठार किस महाद्वीप में स्थित हैं। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। संसार का छत किसे कहते हैं, तो पामीर के पठार को कहते हैं। संसार की छत किसे कहते हैं, पामीर के पठार को कहते हैं। तिब्बत का पठार एशिया महाद्वीप में ही पड़ता है, हिमालय के क्षेत्र के ऊपर। और दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। तो जाहिर सी बात है, भारत किस महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में। तिब्बत का पठार भी एशिया महाद्वीप में, और जो है पामीर का पठार भी एशिया महाद्वीप में। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एशिया महाद्वीप हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। अभी हमने बताया कि विश्व के 7 महाद्वीपों में क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के अनुसार, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, जबकि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का न्यूनतम तापमान किस महाद्वीप में अंकित किया जा सकता है। अब इसके बारे में देखते हैं। तो विश्व का सबसे न्यूनतम तापमान एशिया महाद्वीप में अंकित किया गया है, जो एशिया महाद्वीप में किस देश के अंतर्गत, रूस देश के अंतर्गत अंकित किया गया है। क्योंकि रूस देश का विस्तार 2 महाद्वीपों में है, एशिया महाद्वीप में भी है और यूरोप महाद्वीप में है।
एशिया महाद्वीप में रूस का जो विस्तार है उसे क्या कहा जाता है? साइबेरिया कहा जाता है। एशिया महाद्वीप में जो रूस है उसको क्या कहा जाता है? साइबेरिया कहा जाता है। और साइबेरिया क्षेत्र में ही जो है बारखोयास्क क्षेत्र, कौन सा? बारखोयास्क क्षेत्र जो है, जहां पर जो है सबसे न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। और बारखोयास्क एशिया महाद्वीप के अंतर्गत ही पड़ता है क्योंकि ये साइबेरिया क्षेत्र में है, इसलिए विश्व का सबसे न्यूनतम तापमान किस महाद्वीप में अंकित किया जा सकता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? एशिया महाद्वीप। तो ये थे वर्ल्ड ज्योग्राफी के 10-15 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब अगली की श्रृंखला में हम और प्रश्न लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।